नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इमाइल दुर्खिम को, तो आज हम जानेंगे इमाइल दुर्खिम का जीवन परिचय। दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 अर्थात जब भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ठीक एक वर्ष बाद दुर्खिम साहब का जन्म हुआ। इनका जन्म फ्रांस के एक पहाड़ी प्रदेश में स्थित एपिनल कस्बे में हुआ। ये धर्म से यहूदी थे। एपिनल कस्बा फ्रांस के बोस पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है, जो कि लोरेन के मैदानों का एक भाग है। फ्रांस का ये मैदानी भाग हमेशा से ही राजनीतिक दृष्टि से विवादास्पद रहा है। फ्रांस के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में इस एपिनल पहाड़ी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा है। दुर्खिम जो कि इनकी विचारधारा समाजवादी थी, इनका जन्म भी इस पहाड़ी इलाके की राजनीतिक सरगर्मियों के परिणाम से अछूता नहीं रहा। फ्रांस की ये तलहटी इसलिए भी उल्लेखनीय है कि यहाँ पर फ्रांस के कई महापुरुषों का भी इस स्थान से संबंध रहा है। इमाइल दुर्खिम फ्रांस के इतिहास के पहले समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में फ्रांस की राजनीतिक और बौद्धिक गतिविधियों के साथ अपने आप को जोड़े रखा। फ्रांस और यूरोप के कई ऐसे तत्कालीन विचारक थे जिनसे दुर्खिम हमेशा असहमत रहते थे, और ये सही है कि कभी कभी दुर्खिम भी ये असहमति एक अलग ही रूप ले लेती थी। जिन्होंने समाजशास्त्र को एक नए विज्ञान के रूप में वैधता प्रदान की है। दुर्खिम के रास्ते इतने आसान नहीं थे। इनके रास्ते में कई प्रकार की अड़चनें आई, फिर भी इन्होंने समाजशास्त्र विषय को एक अलग पृथक विधि के रूप में स्थापित करने का हमेशा प्रयास किया है। तो इनका योगदान एक विषय के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। दुर्खिम साहब की शिक्षा दीक्षा। दुर्खिम ने अपनी स्नातक परीक्षा एपिनल महाविद्यालय से उत्तीर्ण की। इसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए पेरिस विश्वविद्यालय में चले गए। यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर उन्होंने एक कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी समझा जाता था, और ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ उनका संपर्क कुछ ऐसे युवाओं के साथ हुआ जो बाद में आगे चलकर फ्रांस के बौद्धिक जगत में छा गए। इस बौद्धिक विद्यार्थियों में हेनरी बर्गसन भी थे, जो आगे चलकर एक विश्वविख्यात दार्शनिक हुए। यहीं पर उनका संपर्क जीन जोरेस साहब से हुआ, जो कि आगे कालांतर में फ्रांस के एक समाजवादी नेता बने। इसी विश्वविद्यालय में दुर्खिम के चले जाने के 1-2 वर्ष बाद राह और ब्लोडेट जैसे युवा आए, जिन्होंने कालांतर में प्रख्यात दार्शनिक की तरह सारे यूरोप में अपना नाम कमाया। दुर्खिम के सहपाठियों में पेरेजनट और गोबलोट नामक मनोवैज्ञानिक भी शामिल थे। उन दिनों पेरिस के इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी तरह दुर्खिम इस विश्वविद्यालय में पहुंच गए तो ये उन्हें रास नहीं आया। इस विश्वविद्यालय में कला और साहित्य पर अत्यधिक दबाव था, और दुर्खिम ये चीज़ पसंद नहीं करते थे। एक पाठ्यक्रम के विरोध में तो दुर्खिम ने अपनी आवाज़ उठा दी। इस पाठ्यक्रम में ग्रीक तथा लैटिन गद्य को पढ़ना अनिवार्य था।
जबकि विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों और दर्शन शास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के प्रति ये पाठ्यक्रम उदासीन था। संपूर्ण विश्वविद्यालय में नई खोज के प्रति एक धुंध छाया हुआ था और ऐसे विद्यार्थी जो आधुनिकता के प्रति अग्रसर थे वो इस मामले में उदासीन था। दुर्खिम अपने विश्वविद्यालय के प्रति इस प्रकार का असंतोषजनक रवैया अपनाकर अधिक दिनों तक प्रसन्न नहीं रह सके। उनके प्रोफेसर धीरे धीरे उनसे नाराज हो गए और इसका परिणाम ये हुआ कि परीक्षा में दुर्खिम का स्थान निम्न स्तर पर पहुंच गया। इस विश्वविद्यालय में दुर्खिम लगभग 3 वर्षों तक रहे और इस अवधि में ऐसा नहीं था कि विश्वविद्यालय का कोई भी प्रभाव उन पर न पड़ा हो। इसे छोड़कर आने के बाद उन्हें बराबर विश्वविद्यालय की याद आती रही। जब कभी वे अपने अध्ययन के दिनों की याद करते उनकी आंखें नम हो जाती थी और जिन प्रोफेसरों ने दुर्खिम के साथ कड़ा रुख अपनाया था वे उनको याद करके अपने आप को उनका ऋणी मानते थे। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद दुर्खिम ने यह निश्चय कर लिया कि वे अपना जीवन कौन सी दिशा में देंगे। उनका दृढ़ निश्चय था कि वे किसी रूढ़िगत दार्शनिक की तरह अपना जीवन नहीं बिताएंगे और उसी प्रकार उन दिनों पेरिस तथा यूरोप के अन्य देशों में जिस तरह से दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था वह दिन प्रतिदिन की समस्याओं से कोसों दूर थे और उन्हें ऐसा लगता था कि दर्शन शास्त्र का एकमात्र काम बाल की खाल निकालना था। वे एक ऐसी ज्ञान की खोज को अपने आप को समर्पित करना चाहते थे जो उस युग और समाज के नैतिक प्रश्नों के साथ जूझे और कोई व्यवहारिक उनका निदान निकाले। दुर्खिम साहब का विचार था कि ऐसा विज्ञान विकसित किया जाए जो फ्रांस के तीसरे गणतंत्र को कोई नैतिक और राजनीतिक सुदृढ़ता की दिशा दे सके। इस तरह के समाज विज्ञान का निर्माण जिसमें नैतिकता और राजनीति हो कोई ऐसा आदमी कर सकता था जो विज्ञान के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट हो। और यहीं पर दुर्खिम ने यह निश्चित किया कि वे एक ऐसी वैज्ञानिक समाजशास्त्री व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसका उद्देश्य सोसाइटी को एक निश्चित दिशा और निर्देशन देना है। रुचिकर बात है कि दुर्खिम अपने जीवन पर्यंत इस निर्धारित उद्देश्य से बिल्कुल भी विमुख नहीं हुए और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। दुर्खिम कालीन समाज में समाजशास्त्र में न तो सेकेंडरी स्कूल के स्तर पर था और न ही ये विश्वविद्यालयों के स्तर पर एक विषय की तरह पढ़ाया जाता था। दुर्खिम कुछ नहीं कर सकते थे, इस कारण उन्होंने अपनी जीविका दर्शन शास्त्र के एक अध्यापक की तरह प्रारंभ की। 1882 ईस्वी से 1887 ईस्वी तक वे कई प्रांतीय कॉलेजों में जो पेरिस के पड़ोस में थे उनमें दर्शन शास्त्र को पढ़ाते रहे। 5 वर्षों की इस अवधि में इस बार वे अवकाश लेकर पेरिस और जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए आगे की पढ़ाई करने के लिए गए। जर्मनी में दुर्खिम ने एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मुख्य रूप से यह समझने की कोशिश की कि नैतिक दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनों में कौन कौन सी विधियां प्रभावी होती हैं। जर्मनी के इस अध्ययन काल में दुर्खिम ने अपना अधिकांश समय लेपजिग में निकाला। लेपजिग में वे विल्हेम वंड्रूस की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में बहुत अधिक प्रभावित हुए। अपने बाद के लेखन में दुर्खिम ने अपने जर्मन प्रवास के अनुभवों के बारे में इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने ये कहा कि फ्रांस को जर्मनी के इस तरह के प्रयोग का अनुकरण करके दर्शन शास्त्र की शिक्षा के रूप में उसे एक स्वरूप देना चाहिए और वह राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोगी हो सके।
इस प्रकार दुर्खिम ने जगह जगह पर जर्मनी के बौद्धिक जीवन पर अपने कई लेख प्रकाशित किए और केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने समाज विज्ञान के एक होनहार विद्वान की तरह पेरिस में मान्यता मिल गई। समाज वैज्ञानिक की तरह उनको सामाजिक दर्शन शास्त्री